नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का परिचय किया और साथ ही कथा का सार भी पढ़ा। आज हम मूल पाठ पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती। इस पाठ के माध्यम से ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मूल पाठ। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। सबसे कम बुद्धि वाला कोई पशु है तो वो गधा है, ऐसा माना जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जब हम किसी आदमी को मूर्ख कहना चाहते हैं, निम्न कोटि का मूर्ख कहते हैं, तो उसे गधा कह देते हैं। गधा कहीं का। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। लेखक कह रहे हैं कि गधा वास्तव में ही बेवकूफ़ है या उसका जो सीधापन है या उसकी निरापद यानी सुरक्षित, सहिष्णुता यानी सहनशीलता, या फिर वो एकदम सहनशील है, उसके कारण उसे ये पद मिल गया है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। लेखक आगे कह रहे हैं, गायें तो सींग मारती हैं और जिस गाय ने अभी बछड़ा दिया है, जो ब्याई हुई गाय हैं, वो तो अचानक ही कभी कभी शेरनी का रूप भी धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। लेखक कह रहे हैं कि कुत्ता भी गरीब जानवर है, पर उसे भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। पर गधा ऐसा पशु है जिसको कभी क्रोध करते नहीं सुना और नहीं देखा। उस बेचारे को चाहे कितना ही मारो, चाहे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, पर उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। कभी भी वो असंतोष प्रकट नहीं करेगा। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख महीने में एकाध बार कभी वो क्रीड़ा कर लेता है, खेल लेता है, पर लेखक आगे कह रहे हैं, हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। इसके अलावा वैशाख के महीने के अलावा उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। गधे का एक पर्यायवाची नाम वैशाख नंदन भी है। वैशाख नंदन, वैशाख में वो खुश जरूर होता है। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। उसके चेहरे पर स्थायी रूप से दुख या अवसाद हमेशा स्थायी रूप से छाया ही रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देगा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं। अंतिम सीमा, चरम सीमा, पराकाष्ठा का अर्थ। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वो सारे गुण उस गधे में है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर। आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है।
लेखक आश्चर्य कर रहे हैं कि इतने सारे गुण है गधे में, ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं उतने गुण गधे में है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब इतने सद्गुण हैं फिर भी उसे बेवकूफ़ कहता है। तो लेखक कह रहे हैं सद्गुणों का इतना अनादर। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कभी भी सीधा होना संसार में उपयुक्त बात नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। तत्कालीन समय में भारतवासियों की अफ्रीका में दुर्दशा हो रही थी और अमेरिका में उन्हें घुसने तक नहीं दिया जाता था। कहने का अर्थ है उनके सीधेपन के कारण ऐसी दुर्दशा हो रही थी। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुन करके गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। लेखक कह रहे हैं कि भारतीय शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें किसी की सुन लेते हैं और गम खा करके बैठ जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहने का अर्थ है सीधे हैं, इतने सारे गुण हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, और कहने में तो ये भी कहा जाता है कि ऐसा काम करके वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। लेखक कह रहे हैं अगर कठोर प्रतिक्रिया करते, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, नहीं तो इन गुणों के कारण वो असभ्य ही कहलाते हैं। जापान की मिसाल सामने है, जापान का उदाहरण सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। जापान की एक ही जीत ने उसे संसार की जो सभ्य कही जाने वाली जातियां हैं उसमें गिनने योग्य बना दिया। कहने का अर्थ है जापान अगर सीधापन दिखाता तो वो सभ्य जातियों में गिनने योग्य नहीं होता, इसलिए सीधापन कतई उचित नहीं है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी हैं जो उससे कम ही गधा हैं, और वह है बैल। लेखक आगे कह रहे हैं गधे का एक छोटा भाई और है, वो थोड़ा कम मूर्ख हैं, कम गधा हैं, और उसका नाम है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बच्चा का ताऊ का अर्थ भी है मूर्ख, तो उसके मिलते जुलते अर्थ में ही हम इसका भी प्रयोग करते हैं बच्चा के ताऊ का, यानी थोड़ा कम मूर्ख हैं गधे से। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेखक का कहना है कि कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहते होंगे, पर मेरा विचार ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बैल कभी कभी मारता भी है, कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। बैल कभी मारता भी है, कभी अड़ भी जाता है, काम नहीं करता है, कई रीतियों से कई तरीक़ों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, इसलिए उसका स्थान गधे से भी नीचा है। झूरी के पास में 2 बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। झूरी किसान है, उसके पास में 2 बैल थे, नाम है हीरा और मोती। दिखने में सुंदर हैं, काम में सावधान हैं, चौकस हैं, चौकन्ने हैं, डील डोल में ऊंचे हैं।
और बहुत दिनों तक साथ रहे तो उनमें भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। दोनों जब आसपास बैठे रहते थे तो एक दूसरे से मौन भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित हैं। लेखक कह रहे हैं कि वो एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझ लेते थे ये हम कह नहीं सकते हैं। हो सकता है उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिस शक्ति के कारण जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। दोनों एक दूसरे को चाट करके या सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट कर देते। कभी कभी दोनों आपस में सींग भी मिला लेते थे, पर विग्रह के नाते से नहीं, अलग होने के नाते से नहीं या झगड़ने के नाते से नहीं, ऐसे ही प्रेम भाव से सींग मिला लेते। केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। यानी या तो मजाक के भाव से या अपनापन के भाव से सींग मिला लेते। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है तो आपस में धक्का मुक्की ढोल धप्पा होने लगता है, ऐसे ही उनमें घनिष्ठता थी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती हैं। इन क्रियाओं के बिना दोस्ती कुछ किरकिरी सी, कुछ हल्की सी, फुसफुसी सी लगती हैं। फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहें। जब उन दोनों बैलों के पीछे हल जोत दिया जाता तो दोनों गर्दन हिलाकर चलते और एक दूसरे में से हर एक की यही चेष्टा रहती, यही इच्छा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ, ज़्यादा से ज़्यादा वजन मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट करके अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। दिन भर काम करते। दोपहर या संध्या के समय जब दोनों खोल दिए जाते तो एक दूसरे को चाट करके अपनी थकान मिटा लेते। फिर जब नांद में यानी जहाँ पशुओं को चारा डालते हैं उसमें खल और भूसा चारा डाल दिया जाता तो दोनों साथ में ही उठते, साथ में ही उस नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठ जाते। जब एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। संयोग की बात, एक दिन झूरी ने उन दोनों बैलों को, गोई यानी बैलों की जोड़ी थी, हीरा मोती को ससुराल भेज दिया, अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। अब उन बेचारे बैलों को क्या मालूम कि वो कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब उन बैलों को अपने ससुराल भेज तो दिया झूरी ने। अब उस समय बैलों को कैसा लगा होगा ये तो हम कह नहीं सकते, पर लेखक कह रहे हैं झूरी का साला गया जब बैलों को लेकर चलने लगा
तो रास्ते में उसे लेकर जाते समय दांतों पसीना आ गया, यानी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। बैल बड़ी मुश्किल से उसके साथ में चले। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़ करके आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पीछे से वो डंडा मारता तो दोनों बैल दाएं बाएं भाग जाते। पगैया यानी बैलों को बांधने की जो रस्सी होती हैं उसको पकड़ करके आगे से बैलों को खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींगे नीची करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अब लेखक कह रहे हैं, अगर उन पशुओं को ईश्वर ने वाणी दी होती तो वो शायद झूरी से यही प्रश्न पूछते कि हमारा क्या कसूर है, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते। अब वो बैल, उन बैलों को अगर वाणी मिलती तो वो यही कहते झूरी से कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी थी। अगर इतनी मेहनत से भी काम नहीं चलता था तो और काम में ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमें तो तुम्हारी सेवा में मर जाना कबूल था, स्वीकार था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। आपने जो भी दाना चारा हमें दिया हमने खा लिया, कभी भी शिकायत नहीं की। पर आज तुमने हमें इस अत्याचारी के हाथ क्यों भेज दिया। ऐसा प्रश्न वो हीरा और मोती उस झूरी से पूछते अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। झूरी के साले गया के घर जब दोनों बैल पहुँचे नए स्थान पर, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब उनको नांद में चारा डाला गया तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। अब उन बेचारे दोनों बैलों का दिल भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने तो झूरी के घर को अपना घर समझ रखा था, पर वो घर आज उनसे छूट गया। अब यहाँ तो नया घर है, नया गांव है, नए आदमी हैं, सब अनजाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, गुप्त भाषा में, मौन भाषा में आपस में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानी तिरछी नज़र से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहा तुड़ा डाले। जब गांव में सोता पड़ गया यानी लोग सो गए तो दोनों ने जोर लगा करके रस्सियाँ तुड़ा ली और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। अब वो पगे बहुत मजबूत थे, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि इतने मजबूत रस्सियाँ कोई तोड़ डालेगा। पर बैलों ने तो उन रस्सियों को तोड़ दिया। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। उन दोनों ने एक ही झटके में उन रस्सियों को तोड़ दिया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जहाँ पशुओं को चारा डाला जाता था उस जगह दोनों बैल खड़े थे। जब झूरी प्रातःकाल सोकर उठा उस समय दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा था, यानी आधी आधी रस्सियाँ लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में सने झलक रहा है। अब दोनों
विद्रोह का अर्थ होता है उपद्रव या क्रांति युक्त सने उनके आंखों में झलक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जो ही झूरी ने उन बैलों को देखा खुश हो गया, गदगद हो गया, दौड़ करके उनको गले लगाया, फिर आलिंगन किया, चुंबन किया उन बैलों से, और यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा करके उनका स्वागत करने लगे। जो ही दोनों बैलों को गांव के लड़कों ने देखा, घर के लड़कों ने देखा, तो वो इकट्ठे हो गए और तालियां बजा करके उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ये घटना अभूतपूर्व थी, अभूतपूर्व नहीं थी, यानी पहले हो चुकी है, पर यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। पाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। ऐसा बालकों की सभा में निश्चय हुआ। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। चोकर का अर्थ है गेहूं, जौ आदि के आटे को छानने पर उसका बचा हुआ जो छिलका है, छिलके का अंश जो दरदरा तथा मोटे कणों के रूप में रहता है, उसको चोकर कहते हैं। कोई चोकर लाया, कोई गुड़ लाया, कोई रोटियां लाया, कोई भूसी लाया, चारा लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, ऐसे बैल तो किसी के पास में नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। दूसरे ने कहा, देखो ये इतनी दूर से अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, इस बात का विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी की स्त्री ने जब उन बैलों को देखा तो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बैल उसके भाई के घर से भाग आए थे। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। नमक हराम का अर्थ है जो खा कर के जिसके घर खाते हैं और उसी के साथ में धोखा करते हैं, दिया हुआ अन्न खाकर भी उसी के साथ में धोखा करते हैं। कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। कैसे पशु हैं ये कि एक दिन भी मेरे भाई के वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। आज के लिए इतना ही, अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।